दिखाई नहीं दे रहा क्या देश के लोग क्या मांग कर रहे हैं? पिटीशन आएगा, सुओ मोटो नहीं ले सकती एक्शन। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, एक जज भी सवेरे अखबार में पढ़ के या खुद भी उसको पता चल जाए गड़बड़ हो रही है, वो बुला सकता है। वो तुरंत इमीडिएटली मैसेज दो और यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो। क्यों नहीं बुलाते भैया? हमारे कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी, जजेस की रीढ़ की हड्डी भी उतनी मजबूत। डीजीपी को हटाया इन्होंने, सस्पेंड किया है, वो तो बड़ा फटाफट कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की है। बीजेपी के खिलाफ जितने शिकायत उस पर तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा। जो वकीलों में भी चर्चा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन इन पॉकेट है। गोदी इलेक्शन कमीशन किसकी गोदी में है? गोदी सरकार की गोदी में और किसकी गोदी में? आज के दिन जिन लोगों को जज बनाया जाता है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो सरकारी वकील रहे हैं सरकारों के। इसका कोई वकील आज तक ऐसा जज नहीं बना है जो 100% ईमानदार हो और जिसने कभी सरकारी वकालत ना की। सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई तो देती है बहुत बार जैसे एक्टिव है, और उसमें सालों साल लगा देते हैं। क्या करेंगे भैया ऐसे न्याय का? मैं इसलिए देखता हूँ कि कोई मुद्दा उठता है तो मुद्दा वो बेसिकली समाज उठाता है, देश की जनता उठाती है। ये मुद्दा खाली पॉलिटिकल लोगों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा इस देश का मुद्दा है, इस देश की जनता का मुद्दा है, इस देश के मालिकों का मुद्दा है जो कि इस देश की जनता है। जो लोग वोटर है, जो वोट देता है, कोई आदमी किसी को 1 रुपया भी दे, उसकी तसल्ली होनी चाहिए कि उसी की पॉकेट में वो पैसा गया है, समझे? इसलिए हर मतदाता का ये अधिकार है कि वो जो वोट करता है वो किसके पास जाती है। इवन एटीएम पे पैसे निकालते एक पर्ची निकलती है और उसको तसल्ली होती है मेरा पैसा जमा हो गया या मैंने पैसा निकाल लिया और मेरे खाते से पैसा निकला है। आप लोगों ने देखा होगा एटीएम पे भी लोग सीक्रेट कैमरा या सीक्रेट को सिस्टम लगा के लोगों के क्लोनिंग कर लेते हैं कार्ड की भी। और इस ईवीएम पे भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें चिप है बेकायदा। और इस दुनिया में जितने भी जाने माने टेक्नोक्रेट देश हैं, यूएस उनमें सबसे आगे है, जर्मनी और सारे यूरोप के कंट्री, और जितने भी टेक्नोलॉजी है, इवन इंडिया तो टेक्नोलॉजी खरीदता है। अभी इंडिया टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ राफेल यहाँ खरीदते हैं जिस पर जूता बजा था, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया था, जिसमें यहाँ पर काफ़ी बवाल मचा था। यहाँ पे जजों ने वो किया था, ये पत्रकार सम्मेलन किया था, पत्रकार वार्ता की थी और कैसे चीफ जस्टिस पे आरोप लगाए थे कि चीफ जस्टिस कुछ केसों को जो सरकार जिनमें शामिल है उन केसों को खुर्द-बुर्द करना चाहता है और अपनी मर्जी के उन जजों को केस लगाता है जो कि सरकार के प्यादे हैं। इस तरह का एक आरोप क्लियर कट आया था, पूरे देश ने देखा था। और राफेल का मुद्दा इस देश में वो दब गया एक तरह से, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे पार्टियों के, सरकारों के मुद्दे नहीं हैं, ये देश के मुद्दे हैं। देश की जनता के पैसे से कोई जहाज़ खरीदा या देश की जनता के पैसे से ये ईवीएम खरीदी, देश की जनता ही मालिक है। वो मतदान करती हैं, उनको पूरा भरोसा होना चाहिए कि उनकी वोट कहाँ गई। देखिए सर, सवाल ये है कि हाँ। संजय राउत है, उन्होंने कहा है कि नतीजे से सदमे में है अगर ईवीएम पर विश्वास करते हैं। दिग्विजय ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखो, उन पे तो आरोप लग सकता है कि वो अपोजिशन के नेता है। मैं बात करता हूँ देश की जनता की। पूरे देश की जनता, मेजॉरिटी जनता आज इस हक में है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील भी इस बात के हक में हैं। और रिजल्ट आने से पहले ये चर्चा का विषय था कि हो सकता है सत्ता पक्ष ईवीएम में गड़बड़ कर ले और ऐसा माहौल क्रिएट कर दे और उन स्टेट में ये काम कर दे ईवीएम के साथ गड़बड़, जहाँ पे अपोजिशन के लीडर कमज़ोर हैं। अपोजिशन के लीडर कमज़ोर का मतलब क्या? मध्य प्रदेश का जो अपोजिशन का लीडर कौन है? कमलनाथ। राजस्थान में कौन था? मिस्टर गहलोत। दोनों कौन हैं? दोनों एक के बच्चे पे मुकदमे या किसी उनके जाने माने लोगों को पकड़ना। कमलनाथ एक बहुत पुराना व्यापारी, बहुत पैसे वाला। ये पैसे वाले सारे कमज़ोर लोग हैं, ये जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि इनका अपने कर्म ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं फंस के खड़े हो जाते हैं उस दबाव में, उसमें ये कमज़ोर कड़ियाँ हैं। इसलिए अब ये चर्चा है वकीलों में कि जहाँ जहाँ कमज़ोर कड़ियाँ थी वहाँ पे गड़बड़ हुई है, वहाँ पे गड़बड़ की गई है। लोग कहेंगे तेलंगाना में क्यों नहीं? तेलंगाना में कमज़ोर कड़ियाँ नहीं थी अपोजिशन की। इन स्टेटों में इन अपोजिशन की पार्टियों के ऐसे सब नेताओं को साइड और खुड्डेलाल लगाने की जरूरत पड़ेगी जो कमज़ोर हों, जो पैसा कमाए बैठे हैं। जैसे अजगर बड़े हिरन को खा के चुपचाप कहीं पेड़ में या झाड़ी में छुप जाता है ताकि उसको हजम कर पाए। ये जो पैसा इकट्ठा किए हुए नेता है ना, ये कमज़ोर लोग हैं।
ये लोग सामना नहीं कर सकते और देश की जनता के सही प्रतिनिधि भी नहीं हो सकते ये लोग। इसलिए कांग्रेस के जो ये लोग हैं, जहाँ पर लोगों को उम्मीद थी क्या वो तो भाई कितने वोटों से जीतेंगे, रैलियों में जो भीड़ थी, जो इस तरह का रिस्पॉन्स था, मेजॉरिटी वकील अब ये नहीं हम, क्योंकि हमारे पास एविडेंस तो है नहीं, मगर एविडेंस से बड़ी चीज़ है लोगों का विश्वास और लोगों की भावना। लोगों के अंदर लोग एक महसूस करते हैं, मेजॉरिटी देश की जनता महसूस करती है कि ईवीएम गड़बड़ झाला है, क्योंकि यूएस अमेरिका इसको यूज़ नहीं करता। जर्मनी की तो कोर्ट ने इसको कहा था इसको फेंको बाहर। ये लोगों के अधिकार का अवहेलना है। लोग जिसको वोट देना चाहते हैं उसको लोगों को तसल्ली नहीं मैंने दी थी, जीता कौन है बना कौन है, इसमें गड़बड़ की पूरी आशंका है, 100% आशंका है कि इन मशीनों में गड़बड़ हो सकती है। अगर बैलेट पेपर की बात करें या ईवीएम के खिलाफ की बात करें तो एक दो ही नेता है, अखिलेश यादव इस पर बोल रहे हैं और मायावती भी इस पर बोल रही है। हाँ, बाकी और तमाम पार्टियां उतना खुलकर इसका विरोध नहीं करती या बैलेट पेपर की मांग नहीं करती। हाँ, ये क्यों नहीं करती? इसलिए जो ग्रास रूट के लीडर हैं और जिनको लगता है, और उन्हीं को, अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस वैसे तो इंडिया में थी, उसने गठबंधन को लोगों को तवज्जो नहीं दी, और ये भी एक कारण भी है, ये भी एक कारण है। और गठबंधन पूरा साथ होता तो हो सकता था अगर ईवीएम में गड़बड़ भी हुई है तब भी करने की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? फिर ये लोग आंदोलन करते, सड़क पे आते। और कांग्रेस के अंदर मेरे को नहीं लगता वो हिम्मत है कि सड़क पे आने की अभी इनके पास हिम्मत है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो इनकी लीडरशिप है, उनके लीडरों में हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके पास इस तरह के जाल उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया। वो एक तरह के डरपोक लोग हैं और समाज कह रहा है कि ईवीएम को बिल्कुल बदलो। ये बीजेपी और कांग्रेस की बपौती नहीं है देश। इस देश के मालिक 140 करोड़ लोग हैं और मतदाता इसके, इनको जनप्रतिनिधियों को चुनने का जो अधिकार है देश की जनता के पास है। नेताओं के दिमाग ख़राब हो रहे हैं, सभी पार्टियों के अपने आप को शासक मान लेते हैं। शासन व्यवस्था तो ख़त्म हो गई थी देश में, देश जब आज़ाद हुआ था, जब हमने जूता मार के बाहर भगा दिया था राजा सिस्टम को, राजशाही को, और जितने राजा वाजा थे सब विलय हो गए थे। ये तो इनके महल छोड़ दिए, इनके महल भी नहीं छोड़ने थे, ये भी जनता के हैं जितने राजाओं के पास महल हैं। इनका प्रीवी पर्स तो इंदिरा गांधी ने ख़त्म किया था, अच्छा किया, काम किया था, मगर इनके महल भी नहीं बचने चाहिए थे। आज भी जितने महल बचे हुए राजा हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुपचाप उसमें चले जाते हैं। क्यों सिंधिया भाग के गया उधर? क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी उसको पकड़ लेती। महल, पैसा, वैसा, वो जो जाल है इन लोगों का अपना खुद का बुना हुआ, उसके जाल में फंस जाते हैं लोग, इन पर विश्वास करते रहते हैं। राजा है राजा, वो पुराने। अशोक गहलोत ने नतीजे से पहले ही कहा था कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी सरकार बनाएगी, और वही हुआ सर। धर्म का कार्ड, और उसको पता नहीं था धर्म का कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा। ये धर्म का कार्ड क्यों चलने दिया भाई? कैसे धर्म का कार्ड चलता रहेगा? ये देश धर्म के आधार पर देश थोड़ा है, ये सेकुलर कंट्री है और इस धर्म के जाल से मुक्त कराना होगा इस देश को। अभी भी अगर बीजेपी हो या कोई और भी पार्टी जो धर्म के, मैं धर्म नहीं कहता इसको, धर्म तो पूरी मानवता एक है, मानव जाति पूरी एक जाति है और मानवता ही असली धर्म है। जिस भी धर्म में या जिस भी रिलीजन में मानवता की बात नहीं होती वो धर्म नहीं है, अधर्म है। मैं इनको संप्रदाय कहता हूँ। क्यों संप्रदाय कहता हूँ? कि पूरी मानव जाति 800 करोड़ धरती पे लोग रहते हैं, वो किसी जिस एक बात को मानते हैं वो धर्म है। सूरज निकलता है, किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, ये सूरज की व्यवस्था, ये धर्म है, इसको हम सब मानेंगे। पानी है, हम सबको पता है, ये प्यास बुझाता है, पानी के धर्म को हम सब मानेंगे। कोई विभाजन कर सकता है क्या उसमें? कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या इनके संत महात्मा लोग बहका सकते हैं क्या लोगों को? लोग बहकाई में नहीं आते। इसलिए धर्म वर्म का जो जाल फैलाया है और देश को जिस तरह के रिलीजन और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, राजनीति हो रही है, ये अपने आप में गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो पार्टी भी धर्म के नाम पे, या हिंदू तो हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, धार्मिक आधार पे कोई आदमी वोट मांगता है या प्रचार करता है, उसका तुरंत, मैं तो कहता हूँ, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होना चाहिए और ऐसे लोगों का इलेक्शन भी रद्द होना चाहिए और उनको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए जो देश को बांटना चाहते हैं किसी भी सूरत में। सर, इतनी शिकायतें मिल रही है, लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ईसी जो इलेक्शन कमीशन, उसका क्या रोल बनता है सर? क्योंकि वो उस तरीके से तसल्ली वक्त जवाब नहीं दे पा रहा। तो क्या उसको मामले को संज्ञान में लेगा? वो अगर मामले को संज्ञान में लेगा, एक डीजीपी को हटाया इन्होंने, सस्पेंड किया है, वो तो बड़ा फटाफट कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की है। बीजेपी के खिलाफ जितनी शिकायत उस पर तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा। इसलिए इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन की वजह से देश का विश्वास जमा था कि ये भी कोई ऑटोनोमस बॉडी है, संविधान तो इसको ऑटोनॉमी देता है, मगर जिसमें जो ऑफिसरों को लगाया जाता है ना, IAS IPS ऑफिसर, सारे के सारे ऑफिसर मैक्सिमम करप्ट हैं, डरते हैं क्योंकि ज़िंदगी में इतना रिश्वत कांड किए होते हैं। कोई भी आदमी अपनी नौकरी करने के लिए
चुपचाप जैसे सरकार कहती है ऐसी लाइन पकड़ लेता है और उनके चमचागिरी करता है। हमारे देश का अब जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, ये पूरे वकीलों में भी चर्चा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन इन पॉकेट है। गोदी इलेक्शन कमीशन। किसकी गोदी में है? गोदी सरकार की गोदी में। और किसकी गोदी में? सरकार की गोदी में। कहाँ पे, क्यों है ऐसा? इस देश में ये होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि ईमानदार, थोड़ा बहुत कोई ईमानदारी से चलना चाहे, सरकार उस पर दुनिया भर के मुकदमे बना देती है, झूठे मुकदमे बना देती है, समझे? इसीलिए उस भय में कोई बोलता नहीं, सामने आता नहीं, जैसे सरकार चाहती है ऐसे काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई ईमानदारी से काम भी करना चाहे तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था अभी इतनी मजबूत नहीं है कि ईमानदार अफसरों को सरकार के ढोंग से, सरकार की गिरफ्त से या सरकार के भ्रष्टाचार से बचा सके इन अधिकारियों को। तो सर कैसे न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी? न्यायिक व्यवस्था इसलिए मजबूत होगी क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में आज के दिन जिन लोगों को जज बनाया जाता है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो सरकारी वकील रहे हैं सरकारों के। इसलिए मैं कहता हूँ वो सरकारी जज का मतलब क्या है? जो पैनलों पे आते हैं, जिनके माँ बाप भाई बंद जुगाड़ होते हैं, जानकारियाँ होती हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, जिसकी सरकार आती है वो उनकी तरफ से सरकारी वकील बनते हैं, उसमें खूब पैसा उनको कमाते हैं और फिर उसी में उस चक्रव्यूह में वो जज बन जाते हैं। और वो जज भी आम जज, इस देश का कोई वकील आज तक ऐसा जज नहीं बना है जो 100% ईमानदार हो और जिसने कभी सरकारी वकालत ना की हो। एक तरह से सारा हमारा सिस्टम ही सरकारी है, जुडिशियल सिस्टम भी। लेकिन सर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जनता मांग कर रही है सीजीआई से कि एक्शन लेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम बैन करेंगे, ऐसा किसने, कौन कह रहा है? सोशल मीडिया पर लोग लोग कह रहे हैं ना, लोगों को कौन सुनेगा? लोग अरे सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई तो देती है बहुत बार जैसे एक्टिव है, और उसमें सालों साल लगा देते हैं। क्या करेंगे भैया ऐसे न्याय का? दिखाई नहीं दे रहा क्या देश के लोग क्या मांग कर रहे हैं? पटिशन आएगा, सुओ मोटो नहीं ले सकती एक्शन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, एक जज भी सवेरे अखबार में पढ़ के या खुद भी उसको पता चल जाए गड़बड़ हो रही है, वो बुला सकता है। वो तुरंत इमीडिएटली मैसेज दो और यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो। क्यों नहीं बुलाते भैया? हमारे कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी, जजेस की रीढ़ की हड्डी भी उतनी मजबूत नहीं। मैं तो कहूँ पाकिस्तान की जुडिशरी, इंडिया की जुडिशरी बहुत आगे और मजबूत है, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में बुलाया। वहाँ के वकील मजबूत हैं क्योंकि हटाए हुए चीफ जस्टिस को, जिस सरकार ने हटा दिया था निरंकुशता दिखाते हुए, वकीलों ने और देश की जनता ने सड़क पे आके उस हटाए हुए चीफ जस्टिस को दोबारा अगर रीइंस्टेट कहीं हुआ है इस दुनिया में, पूरी धरती पे, वो पाकिस्तान में हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के लोग हमारे से कई मायनों में बहुत मजबूत और अच्छे लोग हैं। सर लास्ट सवाल है, ईवीएम के खिलाफ और इलेक्शन में गड़बड़ी को लेकर ईसी की पोर्टल पर काफी जो है शिकायतें गई, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी ईसी ना एक्शन ले रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, सुमोटो ले रहा है। क्या वकील जो हैं, जो सीनियर वकीलों की लॉबी है, ईसी के बारे में लोग ये कह रहे हैं, वकील भी ये कह रहे हैं कि ईसी इसी तरह से काम कर रहा है जैसे मदारी के बंदर। अब बंदर की रस्सी जैसे खींचेंगे ऐसे बंदर उछल कूद करता है, ऐसा तमाशा दिखाता है। पूरा विश्वास भंग है देश का कि इस देश का इलेक्शन कमीशन आज के दिन इंडिपेंडेंट है, नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो संविधान में तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, कि अपनी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से सही, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मगर उसका ढांचा और उस पर जो लोग नियुक्त किए जाते हैं वो सारा का सारा चोर बाजारी है इस देश में। और उस रीढ़ की हड्डी के लोग ही नहीं, जो वहाँ पे अफसर नियुक्त किए जाते हैं उनकी ईमानदारी ऐसी नहीं है कि देश में चर्चा हो, वो ईमानदार लोग हैं। सर क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा फैसला देखा जाएगा या आंदोलन देखा जाएगा सीनियर वकीलों की तरफ से, जो संविधान को मान के चलते हैं, इंसाफ की, जस्टिस की बात करते हैं? क्या वो ऐसा कोई इनिशिएटिव ले? देखिए, मेजॉरिटी एडवोकेट भी बैलेट पेपर के उसमें हैं, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी इलेक्शन 2 बार मशीन से हुआ, ईवीएम से, उसमें धांधली के आरोप लगे तो पूरी बार ने इकट्ठे होकर फैसला लिया कोई इलेक्शन नहीं होगा ईवीएम से। अब यहाँ हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट। हमारा कोई विश्वास नहीं है ईवीएम पे। और टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे देश हैं वही यूज़ नहीं करते इसको। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? पहले बीजेपी चिल्लाती थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, अब कांग्रेस चिल्ला रही है जब बीजेपी सत्ता में। जिसके हाथ में ये आ जाता है डंडा, वो अपने हिसाब से इसको घुमाता है और दूसरा चिल्लाता है। थैंक यू।